हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको अपने पुराने सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, मैंने हाल फिलहाल में भी अपना सिस्टम अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ। मेरे पास सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा जब मैं अपना सेटअप अपग्रेड करूँगा, अपना पीसी अपग्रेड करूँगा, तो उसकी तो मैं चलो वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा कि मैंने क्या नया सेटअप लगाया है, क्या मेरा पीसी के नए स्पेक्स हैं, तो वो तो चलो आएगा ही आएगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने अपने कभी पुराने सेटअप के बारे में नहीं बताया, मैं अपने पुराने स्पेक्स के बारे में मैंने कभी डिटेल में वीडियो नहीं डाली, तो क्यों ना अभी अभी वो काम किया जाए। तो अभी देखो, मैं आपको बी रोल्स वगैरह नहीं दिखा पाऊंगा कि मेरे पास ये सेटअप है, क्योंकि ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, सामान पड़ा हुआ है, सिस्टम खुला पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं कौन से कंपोनेंट्स यूज करता था, क्या मेरी जरूरतें थी और मैं क्यों उन कंपोनेंट्स को यूज करता था। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि मैं तुमको अपने सिस्टम के स्पेक्स बताऊं, तुमको मैं बता देता हूं कि अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से शॉपिंग करते हो तो उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। एंड सपोर्ट मिलेगा तो ऑफकोर्स मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के रिव्यू ला पाऊंगा एंड सेक्सी सेक्सी कंपोनेंट्स के रिव्यू करूंगा, तो तुम भी उन सेक्सी सेक्सी कंपोनेंट्स को खरीद पाओगे मेरे रिव्यू को देखने के बाद, एंड तुम्हारा भी सेटअप सेक्सी लगेगा। तो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से शॉपिंग करो। सो मेरा जो पुराना सेटअप था, जिससे मैं मेन अपनी एडिटिंग करता हूँ, जिससे करता था मतलब जिससे अपनी एडिटिंग करता था, जिससे मैं अपने नॉर्मल गेम्स वगैरह टाइम पास के लिए खेला करता था, जिसमें मेरा मतलब मेन पीसी जो मेरा था, उसके अंदर देखो सीपीयू में तो मैं सबसे खतरनाक यूज कर रहा था, मतलब मीडियम रेंज में जो तुम्हें बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देता है वो सीपीयू है Ryzen 7 3700X, जो कि मोर देन इनफ है बहुत सारे एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग एंड बहुत सारे वर्कलोड्स के लिए, मोर देन इनफ है ना। एक फनी स्टोरी में आपको बताता हूँ, मैंने 3700X भी ऑलमोस्ट तोड़ दिया था। तो सीन क्या हुआ था, मेरे को आपको पता तो है ही कि मैंने 3900X के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि मैंने 3900X कैसे अनफॉर्चुनेटली तोड़ दिया था, लेकिन साथ ही साथ मैंने 3700X भी तोड़ दिया था। अब 3700X मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। सीन क्या होता है, मेरा 3700X मेरे सिस्टम में इंस्टॉल था, मैं जो है वो यूज करता हूँ कॉर्सेर का H100i RGB प्लेटिनम लिक्विड कूलर। नाउ लिक्विड कूलर जो है वो बहुत बढ़िया है, टेम्परेचर सब कुछ बढ़िया देता है, लेकिन आपको पता है कि मैं जो है बीच बीच में कभी एयर कूलर कोई रिव्यू के लिए आता है तो एयर कूलर की टेस्टिंग, कभी कोई लिक्विड कूलर आता है तो उसकी टेस्टिंग, वो सब करना होता है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, तो मैं किसी कूलर की टेस्टिंग कर रहा था, तो मैंने अपना ऑफकोर्स जो मैं अपना कॉर्सेर का H100i यूज कर रहा हूँ उसको मैं ऑफकोर्स निकाल लूंगा सिस्टम से, तो मैं उसको निकाल रहा था। तो अब क्या हुआ कि मेरा जो थर्मल पेस्ट था वो चिपक गया था सीपीयू से। आई मीन मतलब थर्मल पेस्ट कभी कभी अगर तुम सिस्टम अपना बार बार खोलते निकालते हो तो कभी कभी थर्मल पेस्ट से ना सीपीयू तुम्हारे जो भी तुम्हारा कूलर है, चाहे तुम्हारा लिक्विड कूलर है चाहे तुम्हारा सीपीयू कूलर हो, तो वो जो तुम्हारा सीपीयू होता है ना वो कभी कभी उस कूलर से चिपक जाता है, और जब तुम कूलर को निकालते हो तो सीपीयू भी सॉकेट से कूलर के साथ ही चिपका हुआ निकल जाता है। तो मेरे साथ सेम सीन हुआ, मैंने अपना जिस कॉर्सेर का एआईओ खोला, उसके नट्स खोले, साइड से माउंटिंग उसकी खोली, उसका जो ब्लॉक होता है सीपीयू ब्लॉक, वो जैसे मैंने पुल किया तो मेरा सीपीयू भी Ryzen 7 जो है वो चिपका चिपका उसके साथ बाहर आ गया, और मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मेरा जो रेडिएटर था वो कैबिनेट के अंदर माउंटेड था, मतलब लगा हुआ था, मैंने रेडिएटर के स्क्रूज नहीं खोले थे तो रेडिएटर लगा हुआ था। तो जैसे ही मैंने उसको पंप सीपीयू ब्लॉक जैसे वो खोला, वो सीपीयू चिपका हुआ उसके साथ बाहर आ गया एंड वो ट्यूब्स के साथ लटकने लग गया केस के अंदर, और वो लटकते लटकते जो है वो एक दो पिन उसकी बैंड हो गई, वो केस में कहीं टकराया होगा मदरबोर्ड या रैम या ग्राफिक कार्ड से, क्योंकि ऑफकोर्स वो लटक रहा है उसके अंदर और वो चिपका हुआ है उस पर, और वो जो है उसकी साइड साइड से एक दो पिने बैंड हो गई ना। फॉर्चुनेटली मैंने उन पिन्स को सीधा कर दिया एंड मेरा सीपीयू चलने भी लगा, एंड क्योंकि सीपीयू चलने भी लगा एंड सब कुछ सही था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हो सकता है वो शायद पिन शायद मेरे राइजन का जो मेरा मेमोरी कंट्रोलर है उसकी, या फिर किसी मेमोरी से ही रिलेटेड किसी कोई पिन थी, वो कोई वी कोर की पिन नहीं थी, ना वो कोई ग्राउंड पिन थी, वो कोई मेमोरी रिलेटेड पिन थी, एंड वो क्योंकि बैंड हुई थी, और जब मैंने उसको सीधा किया तो जब तुमको पता है कोई बैंड वाली चीज़ जब तुम सीधा करोगे तो वो प्रॉपरली एकदम परपेंडिकुलर सीधे नहीं होती, वो थोड़ी सी बेंड रहती है। तो मैं भी ख्याल से क्योंकि मैंने उसको टेढ़ा कर दिया था, मैंने जब उसको सॉकेट में लगाया तो सिस्टम सही चल रहा था, लेकिन मेरा सिस्टम जो है वो कभी ना कभी 2 दिन में या 3 दिन में एक बार अपने आप ही ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ देने लगा, अपने आप ही, मतलब कुछ भी नहीं करोगे एंड अचानक ही BSOD हो जाएगा, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। तो और ये था जो भी, ये मुझे लगता था कि पहले ये मेरे ख्याल से सीपीयू स्टेबल नहीं है या कुछ वो नहीं है, मैंने कई बार टेस्ट किया, बाद में ट्रबल शूट करके पता चला कि सब कुछ सही है, बस वो पिन मुड़ी थी तो उस वजह से वो है। एंड वो पिन सीधी करने के बाद भी वो ऐसा नहीं हुआ, वो हो सकता है इसलिए हो क्योंकि पिन जो है वो थोड़ी मुड़ी है, तो वो क्या है प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रही है सॉकेट के अंदर, मे भी इसलिए हो। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं अपग्रेड कर रहा हूँ ना, ये मेरी गलती नहीं है, वो चिपका हुआ निकला था सीपीयू तो वो मुड़ गया भैया, मैं क्या करूँ। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास और सीपीयूज भी पड़े हुए हैं जो कि जिंदा हैं, अच्छे हालत में हैं, एंड 3700X भी चल रहा है, काम चलाऊ चल रहा है, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। तो ये तो था मेरी छोटी सी फनी स्टोरी। ऐसे भी मुझे बुरा नहीं लगता अगर मैं 3700X असली में भी डेड हो जाता, तो मतलब खत्म हो जाता, पूरा मर ही जाता, क्योंकि उसके बाद फिर मैं उस सीपीयू के साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट कर सकता था, एंड मेरे पास चलाने के लिए बाकी बहुत सारे सीपीयूज पड़े हुए हैं, वो भी अच्छे, तो मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता अगर वो टूट भी जाता, तो एक्सपेरिमेंट के काम आ जाता। नाउ बात करते हैं इसको
ना फनी स्टोरी को छोड़ते हैं, अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स। तो रैम पे आते हैं। रैम मैं यूज कर रहा था कॉर्सेर की वेंजेंस 2 8 GB की स्टिक। ना दोनों की दोनों जो मेरी रैम स्टिक्स हैं वो 3733 CL16 पे ओवरक्लॉक्ड है, 3000 CL15 की किट्स हैं। सो ओवरक्लॉक्ड है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, मजे आ जाते हैं। लेटेंसी जो है वो मुझे बिलो 69 नैनोसेकंड देखने को मिलती है। अगर मैं एडा 64 में लेटेंसी टेस्ट करूँ अपनी रैम का तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, कोई इशू नहीं था मुझे रैम की तरफ से। 8 GB है। बात करते हैं मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड में यूज कर रहा था असूस का क्रॉसहेयर 8 हीरो। ना क्रॉसहेयर 8 हीरो वो मदरबोर्ड है जो कि एक्सपेंसिव एंड में, मतलब अगर तुम हाई एंड के मदरबोर्ड्स में जाओ जो एकदम एक्सपेंसिव मदरबोर्ड होते हैं उन कैटेगरी में ये सबसे सस्ता मदरबोर्ड है। एक्सपेंसिव मदरबोर्ड्स में सबसे सस्ता या फिर वन ऑफ द सबसे सस्ता मदरबोर्ड है ये, ठीक है। और उन सस्ते मदरबोर्ड्स में सबसे सबसे पावरफुल मदरबोर्ड्स में आता है। एंड ओवरक्लॉकिंग में तो मैं तुम्हें क्या बोलूं, मतलब एकदम खतरनाक टॉप लेवल का मदरबोर्ड है। ये वही मदरबोर्ड है जिसके ऊपर मैंने 5000 मेगाहर्ट्ज रैम को 5 गीगाहर्ट्ज पे ओवरक्लॉक किया था, वही मदरबोर्ड है ये। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये कि ये एक 4 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, ठीक है। और 4 रैम स्लॉट वाले मदरबोर्ड में रैम कम ओवरक्लॉक होती है कंपेयर टू 2 रैम स्लॉट वाले मदरबोर्ड की। तो फिर भी देखो 5000 मेगाहर्ट्ज पे इसने ओवरक्लॉक किया रैम को। इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो एक काफ़ी तगड़ा मदरबोर्ड है। क्रॉसहेयर 8 हीरो 30-40 हज़ार, 30 कितने का है, 28 या 30,000, 30-35 हज़ार का मदरबोर्ड ऐसी कुछ है, 30,000 के आसपास इसकी प्राइस है। तो ये मदरबोर्ड यूज़ कर रहा था मैं। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड में मैं यूज़ कर रहा था 2070 फ्रॉम एनवीडिया, लेकिन अब जो है वो मैं फिर से 2060 पे शिफ्ट हो गया हूँ और मैं भी 2060 फाउंडर एडिशन यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे कुछ सर्टेन काम थे 2070 के साथ, एंड क्योंकि मुझे 2070 के कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे उसको खोल के, तो इसलिए मैंने 2070 निकाल दिया और मैं 2060 यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम में। 2060 के साथ मैं इसलिए नहीं कर सकता एक्सपेरिमेंट बिकॉज 2060 को खोलना बहुत पेचीदा है। 2060 को एनवीडिया ने पता नहीं क्या सोल्डर कर रखा है अंदर पे, उसकी जो प्लग है पावर कनेक्टर वो भी साइड में बना रखा है। तो वो एक पूरी पीसीबी के साइड में एक अलग से उन्होंने सेक्शन दे रखा है जिसके अंदर उन्होंने एनवीडिया ने पावर कनेक्टर्स को सोल्डर कर रखा है साइड में। 2070 जिसको कि नॉर्मली तुम खोल सकते हो उसको खोलते हैं, और जिसको खोलने में एनवीडिया ने इतनी सारी सोल्डरिंग कर रखी है, इतने सारे प्लास्टिक के पार्ट्स उसके अंदर लगा रखे हैं। मैंने कहा कुछ पावर कनेक्टर्स की तारें अगर निकल गई तो फिर वो सरदर्दी हो जाएगी मेरे लिए 2060 को फिर से दोबारा बंद करना, मतलब दोबारा जोड़ना, क्योंकि उसके अंदर एनवीडिया ने पावर कनेक्टर जो ऊपर पे होते हैं उनको जो है वो उनकी तारें सोल्डर करके पीछे पे साइड पे निकाल रखा है, एंड उसका पावर कनेक्टर साइड पे। अगर तुमने फाउंडर एडिशन देखा है 2060 तो जाके चेक करना उस चीज़ में। बहुत वियर्ड, पता नहीं क्यों एनवीडिया को सर में ऐसा चीज़ आई और उन्होंने ये सब करा है, मुझे नहीं पता क्यों करा है बट करा है उन्होंने, बहुत बेकार चीज़ करी है। तो इसीलिए मैं 2060 अभी भी सिस्टम में 2060 यूज़ कर रहा हूँ और मेरे लिए 2060 मोर देन इनफ है, उसमें कुछ ऐसे बहुत दिक्कत नहीं आ रही। पावर सप्लाई की मैं बात करूँ तो पावर सप्लाई में यूज़ कर रहा हूँ कॉर्सेर की तरफ से ही 850 वाट की TX 850, गोल्ड सर्टिफाइड है, 80+ है, सेमी मॉड्यूलर है। उससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए, 850 वाट मोर देन इनफ है। बल्कि उल्टा अगर मैं इसको 550 वाट पे भी चलाता ना 3700X को और तुम्हारा ये 2060 को, तो भी वो मोर देन इनफ होता। ये मैंने 850 वाट की क्यों लगा रखी है, इसलिए लगा रखी है क्योंकि मैं रिव्यू करता हूँ, ठीक है। मैं कल के दिन इसके अंदर 2080 Ti लगा सकता हूँ, मैं कल के दिन इसके अंदर 3900X लगा सकता हूँ या 3950X लगा सकता हूँ। तो मुझे एक ऐसी पावर सप्लाई चाहिए जो उन सबको पावर दे सके। तो इसलिए मैंने 850 वाट की इसके अंदर ठूस रखी है, क्योंकि कल के दिन रिव्यू के लिए कुछ चीज़ आती है तो वो मैं मतलब पावर सप्लाई इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो उसको पावर दे पाए। तो इसलिए मैं 850 वाट यूज़ कर रहा हूँ। वरना अगर तुम सिस्टम बिल्ड करते हो तुम यूज़ कर सकते हो नॉर्मल 550 वाट, कोई अच्छी खासी गोल्ड या ब्रोंज सर्टिफाइड मोर देन इनफ होगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ना केस की बात करूँ तो केस में यूज़ कर रहा हूँ कॉर्सेर का स्पेक डेल्टा, काफ़ी अच्छा केस है। 8GB केस है, इसके अंदर तुम्हें 2 RGB फैंस प्री इंक्लूडेड मिलते हैं और केस के फ्रंट में जो है वो तुम्हें एक RGB की स्ट्रिप देखने को मिलती है। नाउ मेरे सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कॉर्सेर के हैं, वो भी इसलिए क्योंकि कॉर्सेर जो है वो उसका एक सॉफ्टवेयर से मैं अपने सारे कंपोनेंट्स को RGB से मतलब चला सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मदरबोर्ड के लिए अलग सॉफ्टवेयर डाल रखा है, कीबोर्ड के लिए अलग डाल रखा है, उसके लिए अलग, क्योंकि अब जो है कॉर्सेर के नया जो अपडेट आया है कॉर्सेर के सॉफ्टवेयर का IQ का, उसके अंदर तुम कॉर्सेर के सॉफ्टवेयर से असूस के मदरबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि तुम्हें असूस के मदरबोर्ड में RGB कंट्रोल करनी है तो तुम्हें अलग से असूस का ऑरा सिंक नहीं डालना, जो कि एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तो यानी कि मैं कॉर्सेर के सॉफ्टवेयर से ही असूस के कंपोनेंट्स को कवर कर सकता हूँ। जितना तुम्हें कम सिस्टम के अंदर तुम जितना ब्लोटवेयर डालोगे उतनी तुम्हारी बैकग्राउंड में रैम, बैकग्राउंड में तुम्हारा CPU कम यूटिलाइज होगा, एंड तुम अगर गेमिंग और जो भी चीज़ें कर रहे हो उसके अंदर तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। कई लोगों के तो गेम और बाकी जो प्रोग्राम्स है वो लोड होने में टाइम लेते हैं, वो धीरे चलते हैं, वो इसीलिए चलते हैं क्योंकि कई लोगों ने इतने सारे प्रोग्राम्स डाले होते हैं कि वो बैकग्राउंड में रिसोर्सेस ले रहे होते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास एक LED स्ट्रिप से, मान लो फैनटेक्स की, या तुम पे LED स्ट्रिप से है किसी रैंडम XYZ ब्रांड की, वो असूस के ऑरा सिंक को सपोर्ट करती है, ठीक है, वो LED स्ट्रिप, ठीक है। अब अगर तुम उस LED स्ट्रिप को असूस के मदरबोर्ड में लगाते हो तो तुम असूस के ऑरा सिंक सॉफ्टवेयर से उस LED स्ट्रिप को कंट्रोल कर सकते हो, राइट? सही बोला मैंने यहाँ तक?
लेकिन अब क्योंकि कॉर्सेर का सॉफ्टवेयर असूस के मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है, तो असूस के मदरबोर्ड में जितने भी आरजीबी हेडर्स हैं उनको तुम कॉर्सेर के सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि अगर तुम असूस के मदरबोर्ड में डीप कूल का प्रोडक्ट लगा दो, ठीक है, उसको असूस के आरजीबी वाले पोर्ट में लगा दो, ठीक है, तुम उसमें कूलर मास्टर का प्रोडक्ट लगा दो जिसके अंदर आरजीबी वाला जो हेडर होता है ना असूस का मदरबोर्ड में, उसमें तुम कूलर मास्टर का प्रोडक्ट लगा दो, या तुम किसी थर्ड पार्टी ब्रांड का प्रोडक्ट लगा दो जो असूस के ऑरा सिंक को सपोर्ट करता हो, तुम उन सब को कॉर्सेर के आईक्यू से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि कॉर्सेर के आईक्यू से तुम पूरे मदरबोर्ड के जितने भी आरजीबी हेडर्स वगैरह है ना उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो एक तरीके से ये एक कॉर्सेर और असूस का एक मिली भगत है जिसके अंदर वो तुम्हें यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कि तुम एक सॉफ्टवेयर डालो, एक यूनिफाइड सॉफ्टवेयर सारे आरजीबी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि मुझे अच्छा लगा। और मैं अपने सिस्टम के अंदर 10 तरीके के सॉफ्टवेयर तो डाल नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं बेंचमार्क कर रहा हूँ, मैं गेमिंग बेंचमार्क कर रहा हूँ। अगर बेंचमार्क में भाई बैकग्राउंड में चल रहा है असूस का और सॉफ्टवेयर, एमएसआई का मिस्टिक लाइट, और फिर तुम कॉर्सेर का आईक्यू अलग से चल रहा है, तो वो तो रिसोर्सेज लेंगे तो गेम्स में भैया एफपीएस कम आएंगे या कुछ बेंचमार्क में रिजल्ट्स कम आएंगे, एंड मेरे बेंचमार्क जो है वो गलत रिजल्ट देंगे। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब कर रहा हूँ तो भैया एक ही चीज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं कॉर्सेर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स में। अगर तुम भी चाहते हो तुम भी कर सकते हो। नाउ बात करते हैं कीबोर्ड एंड माउस की। तो देखो कीबोर्ड माउस है मेरे पास कॉर्सेर का ही, जैसे मैंने बोला K95 प्लेटिनम और ये तुम्हारा M65 प्रो आरजीबी माउस पड़ा हुआ है। लेकिन 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 यूज़ में कभी कभी जो है वो ज़्यादातर टाइम पे अपना एक सर्कल का मेरे पे कीबोर्ड पड़ा हुआ है जो कि ख़राब हो चुका है, मतलब उसकी लाइटिंग आरजीबी ख़राब हो चुकी है, उसमें कोई बटन ग्रीन की जगह पे पिंक जलता है, पिंक की जगह पे पर्पल जलता है, मतलब ख़राब हो चुका है। बट मैं उसको यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो स्मॉल फॉर्म फैक्टर का है, 60% लेआउट में वो कीबोर्ड है, एंड 60% लेआउट में वो मेरे पास और भी कीबोर्ड पड़े हुए हैं। मेरे पास एक रॉयल क्लिच का कीबोर्ड पड़ा हुआ है, मेरे पास रेड गियर का कीबोर्ड पड़ा हुआ है, एक मेरे पास कई सारे कीबोर्ड्स पड़े हैं और भी ब्रांड्स के पड़े हुए हैं। बट मैं यूज़ इसलिए इसको कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये ख़राब हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये ख़राब होते होते पूरे ख़राब हो जाए। ठीक है, मैंने कहा जब तक ये ख़राब नहीं होता है मैं नया क्यों निकालूं, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड 60% कीबोर्ड को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कॉर्सेर वॉर्सेर के जो होते हैं उनके अंदर आर्म रेस्ट होता है और वो फुल साइज़ के होते हैं, बहुत डेस्क पे बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। एंड मैं अपने जो मेरे कंप्यूटर डेस्क है, मेरा पीसी की जो डेस्क है, मैं उस पर खाना खाता हूँ, उसी पे जो है वो अपना लंच डिनर जो भी होता है वो करता हूँ इधर पे बैठ के आराम से। तो मैं चाहता हूँ वो जगह ना ले, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा स्पेस रेस्ट्रिक्टेड है। और मैं पढ़ाई भी करता हूँ कभी कभी, मतलब बहुत कम बट करता हूँ। तो वहाँ पे अगर बुक मैं अपनी रख रहा हूँ तो मैं कीबोर्ड निकाल के साइड में तो रखूँगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो इतनी जगह हो कि मैं अपनी बुक्स एंड कॉपी वगैरह कुछ रख सकूँ वहाँ डेस्क पे, क्योंकि मेरा टेबल बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए जो है वो मैं स्मॉल फैक्टर का कीबोर्ड यूज़ करता हूँ। एंड माउस भी जो है वो मैं मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं चेंज करता रहता हूँ। जैसे अगर मूवीज़ वगैरह देखना हो तो कॉर्सेर का वायरलेस RGB हारपून यूज़ कर लेता हूँ, वरना कभी कभी गेमिंग के दौरान कुछ अच्छे सेंसर वाला यूज़ कर लेता हूँ। माउस में काफ़ी सारे रखे हुए हैं, जो मर्जी आई वो यूज़ करता हूँ। माउस पैड में मेरे पास रेड गियर की माउस पैड पड़ी हुई है, और रेड गियर की माउस पैड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी पहले इसको खरीदा था पर्सनल यूज़ के लिए। माउस पैड नहीं है, ये माउस मैट है, इसके ऊपर मेरा कीबोर्ड और माउस दोनों है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी है। क्योंकि मैंने काफ़ी पहले इसको खरीदा था तो मैंने सोचा यार जब तक दम नहीं तोड़ती माउस में तब तक रखते हो, तो तब से मैं उसको यूज़ कर ही रहा हूँ। उसके बाद से मैंने इसको कभी चेंज किया नहीं, तो ये माउस मैट मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी तो और पेरिफेरल्स मैंने अपने सिस्टम में कुछ इंस्टॉल कर नहीं रखे हैं। अपने पीसी के अंदर मेरे पास जो है वो फैंस हैं। फैंस में देखो फ्रंट में मेरा रेडिएटर माउंटेड है, एग्जॉस्ट में जो है वो केस के साथ ही इंक्लूडेड जो RGB फैन था वो है, फ्रंट में एक और RGB फैन है जो केस के साथ इंक्लूडेड था, एंड टॉप में जो है वो एग्जॉस्ट में मैं टेक ड्रीम्स के फैन यूज़ कर रहा हूँ। टेक ड्रीम्स के अगर आपने फैन देखे हो तो टेक ड्रीम्स के जो ऑक्टाकूल फैंस थे उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉप की साइड पे। तो ये मेरे पूरे पीसी की, पुराने पीसी की कॉन्फ़िगरेशंस थी। नए पीसी का जो है वो मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा जल्दी, उसके ऊपर एक वीडियो आएगी। खतरनाक पीसी बिल्ड होने वाला है, बहुत ही हाई एंड होगा, पहले बता देता हूँ। जितने भी टॉप एंड के तुम कंपोनेंट सोच सकते हो तुम सोच लेना। आप देख लो भाई, तुमको दे रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं AMD पे ही बिल्ड करूँगा, हो सकता है मैं इंटेल पे बिल्ड कर रहा हूँ, हो सकता है मैं AMD पे ही बिल्ड कर रहा हूँ, हो सकता है मैं इंटेल में X सीरीज़ के ऊपर बिल्ड कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं AMD पे थ्रेडरिपर पे बिल्ड कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। अपने आइडियाज़ या फिर अपने जो तुम्हारी गेसेस हैं, तुम्हारे अंदाजे, वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुमको क्या लगता है मैं किस सिस्टम पे बिल्ड करूँगा। मेरा नेक्स्ट सिस्टम जो मैं नया अपना अपग्रेड कर रहा हूँ वो क्या होगा, ठीक है, तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी तुमको कैसी वीडियो लगी एंड तुम क्या सिस्टम यूज़ कर रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।